Hello students, let us have some more questions from heredity and evolution. What evidences do we have for the origin of life from inanimate matter? हमारे पास क्या सबूत है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे वो बेजान चीज़ों से पैदा हुए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक जो है आप सुनते रहिएगा। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट JBS हल्डानी ने सजेस्ट किया कि लाइफ जो है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगी। JBS हल्दानी एक बरतानिया का बाशिंदा था। He was a resident of British. He said that the life has originated from simple inorganic molecules. वो बिलीव करता है और उसने he believed that in the early time the earth was very hot. शुरू में अर्थ जो है वो गर्म थी, इस पर कोई भी किसी तरह का कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी नहीं थे, लेकिन ये एक गैस का गोला, जैसे सूरज गैस का गोला, इस तरह से था। उस समय कुछ एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन ये पाए जाते थे और ये एलिमेंट्स जो है आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने H2O बनाया, दैट इज़ वाटर, CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, मीथेन बनाया जिसको CH4 बोलते हैं, अमोनिया बनाया, एक्स्ट्रा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स जो गैसेस फॉर्म में पहले थे ये आपस में कंबाइन किए और इन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मीथेन, जैसे अमोनिया, एक्स्ट्रा। जैसे ही वाटर बना तो अर्थ का टेम्परेचर अप डाउन हुआ और धीरे धीरे अर्थ जो है वो कूल डाउन करने लगी। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में फिर इंटरेक्ट किए और इनके आपस में इंटरेक्ट करने से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जैसे सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, एक्स्ट्रा। और इनको जो एनर्जी चाहिए थी दैट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन। In addition to solar radiations, volcanic eruptions and lightning in the atmosphere, they also provided energy to these reactions. In short, अर्थ शुरू में गैस का गोला थी, इसमें कुछ एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाए और धीरे धीरे अर्थ कूल डाउन की। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपस में फिर इंटरेक्ट किए, इन्होंने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, जैसे शुगर है, फैटी एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स हैं। और इनको जो एनर्जी थी वो कहाँ से मिली? सोलर एनर्जी, लाइटनिंग से और वोल्केनिक एरप्शन से। दिस वाज द इन्वेंशन एंड डिस्कवरी ऑफ JBS हल्दानी, a British scientist. Later on, the same thing was confirmed and proved by a team of scientists, namely Stanley L. Miller and Harold C. Urey in 1953. उन्होंने क्या किया? They took a mixture of water, methane, ammonia and hydrogen gas in a chamber
and a spark was passed between the chamber through electrodes, that is cathode and anode, and after 1 week 15% of carbon was converted into methane, and later on this methane got converted into amino acids, sugars, etc. So organic molecules were formed, and these organic molecules later produced a living organism. In this way, JBS Haldane proved that life appeared on the earth from inanimate materials or inanimate inorganic components. Let us discuss a little more concept, that is how sexual reproduction gives rise to more variable variations than asexual reproduction. We have already discussed about sexual reproduction and asexual reproduction. हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिटेल में बात की है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन both male and female sexes are involved to produce their progeny, whereas in case of asexual reproduction only single organism can produce their young ones. Now question arises that how sexual reproduction produces variation in the progeny. Variety or diversity is produced by sexual reproduction instead of asexual reproduction. And how does this affect evolution of those organisms that reproduce sexually? और साथ में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म तैयार हुई उनमें ज़्यादा तेज़ी से इवोल्यूशन हुआ. सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ध्यान में रखते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इनिशिएट होती है तो मेल और फीमेल में गैमीट्स तैयार होते हैं. फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन मेल एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन फीमेल. बोथ produce the gametes which have the half the number of chromosomes from their parents' body. Like an exact DNA copy is prepared or replicated in male and in female, but when the gametes are formed, this replicated copy passes on to sperms and eggs. Now, once the sexual reproduction takes place, sperms are transferred from male to female. Half the set comes from male and half the set comes from female. So the progeny is itself a hybrid. No doubt the progeny is similar to his or her parents, but there are some useful variations, and these useful variations are important and more authentic in sexual reproduction as compared with asexual reproduction, because in asexual reproduction all the cells are same. They have no variation. There is no transference of alleles, or there is no involvement of male and female. So we can say that sexual reproduction brings about more variation and useful changes in progeny. Variations